नमस्कार। यूजी सेमेस्टर 5 के पाठ्यक्रम में शामिल अंतिम एकांकी काल पुरुष और अजंता की नर्तकी आज पढ़ेंगे। इसके एकांकीकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनका जीवन काल 1927 से 1987 रहा है। ये जो एकांकी है काल पुरुष और अजंता की नर्तकी, काल पुरुष ये प्रतीक है। काल पुरुष अनूप का एक मुख्य पात्र है। अनूप इस एकांकी में तो काल पुरुष अनूप का प्रतीक है और ये अजंता की नर्तकी ये प्रतीक है प्रभा की। प्रभा एक समझिए कि इस एकांकी की नायिका है और अनूप नायक है। तो अजंता की नर्तकी प्रतीक है प्रभा की और काल पुरुष प्रतीक है अनूप का। इससे पहले आपने पढ़ा होगा माँ एकांकी। तो माँ एकांकी में उसकी जो मुख्य पात्रा है मनीषी, वो अपनी माँ से नफरत करती है। बस इस एकांकी में भी वही कंडीशन है, बस फ़र्क इतना है कि इस एकांकी में अपनी माँ से नफरत करने वाला अनूप है जो नायक है, और उस एकांकी में माँ एकांकी में जो विष्णु प्रभाकर के है, उस एकांकी में मनीषी नफरत करती है अपनी माँ से। तो आइए देखते हैं। दो भागों में यह एकांकी है, दो दृश्य में है। दृश्य एक ही है, बदला नहीं है, लेकिन दो दृश्य में रचा गया है। तो पहला दृश्य देखते हैं। पहले जहाँ पे एकांकी खेला जा रहा है उस जगह का वर्णन है। समय 2 बजे है, 2 बजे दिन का समय है। स्थान है अकाउंट्स ऑफिसर श्री अनूप कुमार के बंगले का कमरा। वो जहाँ अनूप कुमार रहता है उसके बंगले का कमरा है। अनूप अकाउंट्स ऑफिसर है, लिखा पढ़ी लेखा जोखी वाला अकाउंटेंट है, किसी कंपनी में अकाउंटिंग का काम करता है। ऐसा कमरा जिसके पीछे अर्थात दर्शकों के सामने कोई दरवाज़ा नहीं, केवल दाएं बाएं ही दरवाजे हैं। ऐसा कमरा है जिसमें सामने से कोई दरवाज़ा नहीं, दायां और बायां से दरवाज़ा है और सामने से है। सामने कोई दरवाज़ा नहीं अर्थात दर्शकों के सामने से, हाँ दर्शकों के सामने से कोई दरवाज़ा नहीं, मतलब अंदर भीतर जाने का दरवाज़ा नहीं। दाएं और बाएं से दरवाज़ा है और सामने से तो है ही, मतलब दर्शक जहाँ पीछे से देख रहा है तो उसके सामने से कोई दरवाज़ा नहीं है, पूरा ब्लॉक है। इसी तरह से केवल दाएं बाएं से दरवाजे हैं। दूर से कहीं लड़के बच्चों का शोर सुनाई देता है। दूर से आवाज़ आ रही है पृष्ठभूमि में, बच्चों का शोर। दाईं ओर के दरवाजे से चंदू का प्रवेश। एक चंदू नामक पात्र है जो इस अनूप का सहयोगी है, इसके ऑफिस में काम करता है। इसके सहयोगी एक तरह से सहयोग करता है चंदू, अनूप के सहयोगी। अनूप के सहयोगी है। तो दाएं तरफ से अनूप का प्रवेश होता है उस कमरे में। अवस्था प्रायः 45 वर्ष। अनूप जो चंदू है इसका अवस्था उम्र 45 साल है। चंदू कहता है चलो दूर भागो, मत शोर करो यहाँ, गुस्से से। और गुस्से से बोलता है गूंगी, अरे गूंगी भाग यहाँ से, भागती है कि नहीं? अभी बोल के कुछ फेंक कर मारने के लिए उठाता है, फेंक कर मारने के लिए कुछ उठाने लगता है। तभी बाईं ओर बाथरूम से अनूप का प्रवेश। अवस्था 30-32 वर्ष। जब शोर कर रहा होता है बाहर वो लोग, तो ये गुस्से में वो लोग को भगाना चाहता है, तो तब तक कुछ फेंक कर मारना चाहता है कि तब तक अनूप का प्रवेश हो जाता है बाईं तरफ से। चंदू दाईं तरफ से आया हुआ था और ये अनूप बाईं तरफ से। इसकी अवस्था है प्रायः 35 वर्ष। 35 साल का ये है, नहीं चंदू का अवस्था है 35 वर्ष और इसकी अवस्था है 30-32 अनूप का जो नायक है। अनूप बोलता है तौलिया चंदू की ओर फेंककर, टाई की गांठ ठीक करते हुए पूछता है क्या है? चंदू कहता है जी वह पगली गूंगी है साहब,
ऐसी खड़ी होती है कि हटने का नाम नहीं लेती, और ये लड़के हैं कि खामखा शोर मचाते हैं उसके पीछे, डांटने पर अब भगे हैं। अनूप कहता है, सुनो, गूंगी को बुलाओ तो ज़रा, यह क्यों आती है यहाँ? तुम फाटक बंद नहीं रखते क्या? चंदू कहता है, जी आप 1:30 बजे लंच के लिए फाटक के भीतर आए ना, लगता है उसके पीछे ही वह चली आई। घूमकर पुकारता है, चल गूंगी इधर आ। फिर घूमकर उसको पुकारता है गूंगी को, चल गूंगी इधर आ। और फिर रुक कर, गूंगी को यहाँ कमरे में बुला लूँ साहब? अनूप से कहता है कि गूंगी को कमरे में यहाँ बुला लूँ साहब? अनूप, नहीं, पूछो उनसे, उससे, या आए दिन क्यों आटा पकती है यहाँ? इसे क्या चाहिए पूछो। 4, 6, 10 जितने रुपये वह मांगे इसे दे दो, और कह दो फिर कभी यहाँ ना आए। इसको इस गूंगी लड़की से चिढ़ है अनूप को। चंदू बोलता है, बोल रहे, संकेत से पूछता है, क्या चाहिए तुझे? इशारे से, कितने चाहिए? 4 रुपये चाहिए। लेकिन फिर कभी यहाँ नहीं आएगी ना? आएगी तो बस, दांत पिस कर रह जाता है, आएगी तो बस मारेंगे फिर। अनूप कहता है, लो दे आओ। 4 रुपये देता है चंदू को, बांध देना उसके कपड़े में और लड़कों को डांट देना। बोलता है, उसके कपड़े में बांध देना है 4 रुपये और लड़कों को डांट देना, वो लोग चिढ़ाएगा नहीं इसको, और भगाओ यहाँ से। चंदू का प्रस्थान, टेलीफोन की घंटी बजती है। चंदू जाता है, तब तक इसके कमरे में टेलीफोन की घंटी बजती है, यहाँ पे जो टेलीफोन रखा होता है। अनूप फ़ोन उठाता है, जी मैं अनूप अकाउंट्स ऑफिसर बोल रहा हूँ। क्या? जी थोड़ी देर में। ठीक है। हाँ, एक मेरे मेहमान आने वाले थे, कल ही आने को थे, आए नहीं, शायद, कुछ कह नहीं सकता। जी। टेलीफोन रख देते हैं। चंदू लौट कर आता है। ये बात किया, उधर से जो वक्तव्य करने वाला था, बात करने वाला था, उससे बात कर लिया और उसके बाद फ़ोन रखता है। तब तक फिर चंदू वापस आ जाता है। अनूप कहता है, बहूजी ने अब तक आने को कहा है चंदू। कब तक आने को कहा है चंदू? पूछ रहा है। बहूजी ने कब तक आने को कहा है चंदू, मतलब अपनी वाइफ के बारे में, इसकी वाइफ जो है प्रभा, इसके बारे में कि कब तक आने को कहा है। चंदू कहता है, साहब बस आ रही होंगी। प्रसन्नता से, वह देखिए भी आ भी गई। खुशी से फिर बोलता है, देख लेता है, आ रही है तो, वह देखिए आ गई। दाएं दरवाजे से चंदू का प्रस्थान, सामने से प्रभा का प्रवेश। दाएं तरफ से फिर चंदू निकलकर चला जाता है और प्रभा का प्रवेश होता है कमरे में। प्रभा स्निग्ध स्वर में बोलती है, मैं आई कम इन सर। अपने पति से परमिशन ले रही है। मैं आई कम इन सर। अनूप कहता है, स्वागत है ऋतुराज, नहीं अजंता की नर्तकी, तुम्हारा सत सत स्वागत। बोलता है, खुशी से आइए, स्वागत है। और अजंता की नर्तकी नाम से संबोधित करता है। असल में ये लोग अजंता की गुफाएं नाम सुने होंगे। अजंता की गुफाएं एलोरा में, एलोरा की गुफाएं अलग है, महाराष्ट्र में है। तो पर्यटक स्थल है, यहाँ घूमने के लिए लोग गए हुए थे। तो वहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई है। उन्हीं मूर्तियों को देख करके इसके साथ जो गाइड गया हुआ था दिखाने के लिए, घुमाने के लिए, वो बताया था उसके बारे में। एक मूर्ति ये लोग देख के बहुत प्रसन्न हुआ था, बहुत ही आकर्षित हुआ था। तो उसके बारे में पूछा था, तो गाइड बताया था कि ये है अजंता की नर्तकी और ये है काल पुरुष। राजा ने बनवाया इसको अपने समय की यादगार के लिए। राजा इसी तरह से इस नर्तकी से डांस करवाया करता था और राजा खुद देखता था। तो इसीलिए वो नर्तकी सुंदर दिख रही थी। तो ये जो अनूप है, तब से इसको अजंता की नर्तकी कह के संबोधित करने लगा, और प्रभा जो है वो उसको काल पुरुष कह के संबोधित करने लगी। तो अनूप कहता है, स्वागत है ऋतुराज, नहीं अजंता की नर्तकी, तुम्हारा सत सत स्वागत। प्रभा कहती है, धन्य हो महाप्रभु गंधर्वराज राजा। दोनों की उन्मुक्त हंसी, दोनों हंसते हैं। प्रभा, लंच ले लिया ना? प्रभा पूछती है, लंच ले लिया ना? बहुत अच्छे, शाबाश। तुम्हारी वाली टॉफ़ी ले आई हूँ, तुम्हें जो पसंद है ना
वो टॉफ़ी लेकर आई हूँ। मुंह खोलो मुंह। अनूप कहता है, एक शर्त, अजंता की उस नर्तकी की मुद्रा में टॉफ़ी डालो मेरे मुंह में। वो जो वहाँ पे देखे थे ना, हम लोग घूमने गए थे अजंता की गुफाएं, वहाँ जो नर्तकी जिस स्टाइल में टॉफ़ी डाल रही थी राजा के मुंह में, उस तरह से डालो तो मैं खाऊंगा टॉफ़ी तुम्हारी लाई हुई। प्रभा कहती है, मंजूर, लेकिन तुम भी पद्मणि की मुद्रा में खड़े होकर मुंह खोलो। चलो बी रेडी, मुंह खोलो, शाबाश। अनूप कहता है, ऑल राइट। अनूप साहब उस मुद्रा में खड़ा होना चाहते हैं पर हंसी आ जाती है। अनूप साहब उसी मुद्रा में जो वहाँ पे गुफा में चित्र देखा था उसके स्टाइल में खड़ा होना चाहता है, लेकिन उसे हंसी आ जाती है। प्रभा कहती है, प्लीज़ बी सीरियस, रेडी स्टडी। अनूप कहता है, आप भी तो तब तक सीरियसली नाच कर मुद्रा बनाइए। चलिए, वो तो नाच कर खिला रही होती है ना वहाँ पे, तो तुम भी उसी तरह से डांस करके नाच करके उसके स्टाइल में तुम भी तब तक रेडी हो। प्रभा कहती है, लीजिए चलिए आप मुद्रा बनाइए। प्रभा नृत्य की परिक्रमा पूरी कर उस नर्तकी की मुद्रा में अनूप के मुंह में टॉफ़ी डालने को है। दरवाजे पर चंदू साहब कॉफ़ी का प्याला लिए खड़े रह जाते हैं और मारे शर्म के अपनी ज़बान निकाले रह जाते हैं। असल में बेचारा वो तब तक कॉफ़ी बनाने को गया है और कॉफ़ी बनाकर ले आया साहब के लिए, मेम साहिबा के लिए। तो दरवाजे पर से अचानक से आके देखता है तो देख रहा है ये लोग नृत्य कर रहा है, को अलग मुद्रा बनाए हुए है, तो शर्मा जाता है, सब कुछ आ जाता है, ये मेरे मेम साहब और साहब जी क्या कर रहे हैं, तो खड़े हो जाता है चुपचाप। प्रभा कहती है चंदू को देखकर, आए यह क्या बदतमीजी है। गुस्सा हो जाती है देख के, कैसे समय में टपक पड़ा है। तो चंदू कहता है, जी बदतमीजी नहीं, कॉफ़ी है, कॉफ़ी लाया हूँ। प्रभा कहती है, अच्छा जाओ तुम। कॉफ़ी ले लेता है और बोलता है, जाओ तुम। कॉफ़ी लेकर बोलती है, जाओ तुम, झुककर अपने संग लाए हुए पैकेट को उठाकर। अच्छा बताइए मैं यह क्या लाई हूँ, बोलिए यह क्या चीज़ है। कॉफ़ी पीते चलिए, दिमाग काम करेगा आपका। अनूप से कह रही है कि पूछ रही है जो अपने साथ में पैकेट लाई थी कि इसमें क्या है बताइए। नहीं ओ ऑयल पेंटिंग लाई थी। बंद करो तो उसको। हाँ वीडियो रोको ना। हाँ तो एक फ़ोन आ गया था जिसके वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो कहाँ थे। हाँ अच्छा बताइए मैं यह क्या लाई हूँ, बोलिए यह क्या चीज़ है। कॉफ़ी पीते चलिए, दिमाग काम करेगा आपका। बोल रही कॉफ़ी पीते चलिए, दिमाग थोड़ा सा एक्टिव होगा, अधिक काम करेगा। कॉफ़ी पीने से और चाय पीने से बोला जाता है कि थोड़ा सा दिमाग एक्टिव होता है, कैफीन होता है उसमें, जिसकी वजह से वैसे सेहत के लिए नुकसान है, फ़ायदेमंद नहीं है। अनूप कहता है, एक चीज़ है कॉफ़ी पीकर, जानता हूँ मैं। प्रभा कहती है, हार मानो हार, तुम कभी नहीं जान सकते जी। अनूप कहता है, अच्छा तुम इतना बता दो कि तुम सिविल लाइन से गई थी या चौक। इससे इसको अंदाज़ा लगाने में थोड़ा सा सहूलियत होगा कि सिविल लाइन्स जाने के बाद ये क्या ले सकती है और चौक जाने के बाद क्या ले सकती है। पूछता है सिविल लाइन्स गई थी या चौक, इतना ही बता दो, थोड़ा सा हिंट्स दो, हिंट्स। प्रभा कहती है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी और यह दिखाऊंगी भी नहीं। क्या हुआ। और यह दिखाऊंगी भी नहीं, ना दिखाऊंगी ना बताऊंगी, तुम बताओ, अंदाज़ा लगाओ। अनूप कहता है, अच्छा अब मैं जान गया। प्रभा कहती है, बताओ। 1 2 गिनती करती है। अनूप कहता है, कुछ नहीं। क्यों बताऊं, नहीं बताता। ये बेचारा जान ही नहीं पा रहा है तो ढोंग रच रहा है, क्यों बताऊं। प्रभा कहती है, तो हार मान गए, लो यह देखो। अरे रे रुको तो, खोलने तो दो। अनूप कहता है, अरे यह क्या है, आई क्या है यह। आश्चर्य होता है। प्रभा कहती है, अब भी ना जान सके, हे पुरुष तुम रह गए बुद्धू के बुद्धू। अजी तस्वीर है, तस्वीर, माता जी के चित्र की ऑयल पेंटिंग। असल में ये
बक्से से निकाल लेती है, उसके माता अनूप के माता जी के तस्वीर इसको मिल जाता है, इसके हाथ लग जाता है। तो उसी का ऑयल पेंटिंग बनवाती है बड़ा। वो छोटा सा तस्वीर था जिसको ये बड़ा आकार में पेंटिंग करने वाले से, पेंटर से बनवाई है ऑयल पेंटिंग। तो उसको लेकर आई थी। अनूप कहता है ऑयल पेंटिंग, इसका ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ कहाँ मिला तुम्हें? प्रभा कहती है सही सही बता दूँ, उस दिन जब, फिर हंस पड़ती है उस दिन दोपहर को जब मैं आपके गर्म कपड़ों को बड़े बक्से में से निकालकर धूप में फैला रही थी ना, उस समय बक्से में सबसे नीचे एक बंद लिफाफे में यह छोटा सा चित्र मिला। है ना माताजी का? मेरा मन कह गया हो ना हो यह माताजी का चित्र है। रुक कर, यह उसी का तो एनलार्जमेंट है। अनूप छुपा के रखा था माताजी के बारे में, इससे चर्चा भी नहीं किया था कभी प्रभा से। तो ये अनुमान लगाती है कि माताजी का ही चित्र होगा। अनूप कहता है, अनूप चुप है। प्रभा कहती है तुमने अब तक मुझसे बताया क्यों नहीं कि घर में माताजी का भी फ़ोटो है? अनूप बोलता है अब तो पा गई ना, अब कैसी शिकायत? अब तो शिकायत नहीं, अब तो नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, पा गई। प्रभा कहती है लेकिन तुमने तो नहीं दिया। मैं इस चित्र को अपने कमरे में लगाऊंगी, इसकी रोज़ पूजा करूंगी। जिस माँ को मैं अपनी कल्पना में देखती थी उसी को पा गई मैं। ये कल्पना किया करते थे कि ये जो अनूप इतना अच्छा इंसान है, जो मेरे पति इतने बढ़िया हैं, मिले हुए हैं, इसको पैदा करने वाली माँ कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी। माँ का कभी दर्शन नहीं किए, तो ये कल्पना करते थे कि शायद कहीं से माँ का तस्वीर कुछ हाथ लगे ऐसा, और इसको मिल भी गया सचमुच, तब तो बहुत खुशी हुई इसको। लेकिन अनूप जो है वो अपनी माँ से चिढ़ता है, क्योंकि इसकी माँ गूंगी भिखारिन थी, गूंगी थी और भिखारिन थी। इस वजह से, हाँ वही गूंगी लगता है, इसीलिए ना वो गूंगी लोगों से और भिखारिन लोगों से चिढ़ा हुआ है। वही नहीं थी, दूसरी थी, वो तो बच्ची थी। तो इसकी माँ गूंगी भिखारिन थी, इसलिए उस गूंगी भिखारी से इसको नाराज़गी था, देखना ही नहीं चाहता था वैसे गूंगे और भिखारी लोगों को। तो अब ये तो प्रभा बोल रही है कि मैं इसका चित्र लगाऊंगी, इसको साथ में रखूंगी, और ये इसको चिढ़ है माँ से कि दुनिया हमको कहती है, अब तो चूँकि ये कामयाब बन गया ना, पहले माँ इसको पढ़ाई लिखाई जिसके वजह से ये कामयाब बना, भीख मांग के ही सही, उसी का वो देन है जो इसको इस योग्य बनाई। और अब ये जब कामयाब बन गया तो माँ से नफ़रत करता है। ये नहीं, खुद को ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं गूंगी और भिखारिन का बेटा हूँ। इसको ये किसी से सुनना या किसी को ये आभास दिलाना इसको उचित प्रतीत नहीं होता है। मैं इस चित्र को अपने कमरे में लगाऊंगी, इसकी रोज़ पूजा करूंगी। जिस माँ को मैं अपनी कल्पना में देखती थी उसे पा गई मैं। अनूप कहता है कल्पना में हर चीज़ सुंदर होती है। प्रभा क्या कहा? फिर से तो कहो। बड़े आए शायरी करने। अनूप कहता है कि कल्पना में हर चीज़ सुंदर लगता है, वास्तविकता में नहीं। अनूप कहता है लेकिन प्रभा तुमने बेकार ये फ़ोटो लाई और इसका ऑयल पेंटिंग करवाई हो। प्रभा कहती है बेकार क्या हो जाता है आपको? मिनट भर में अच्छा खासा मुंह बना लेते हैं, गोलगप्पा मतलब मुंह फुला लेते हो। क्यों नाराज़ हो गए? एक ऑयल पेंटिंग ले आई हूँ, माँ की ही तो है, इससे क्यों नाराज़गी? तुमको तो खुश होना चाहिए था, फिर नाराज़ क्यों हो? टेलीफोन की घंटी बजती है। तब तक प्रभा बढ़कर टेलीफोन पर पहुंचती है। फिर से टेलीफोन की घंटी बजती है और अब की प्रभा दौड़ के फ़ोन उठाती है। पत्नी लोग ऐसी ही करती है, दूसरे का फ़ोन आया थोड़ा सा कि तुरंत दौड़ के जाएगी फ़ोन के पास और उठा लेगी, किसी का भी हो। प्रभा कहती है हेलो, जी हाँ साहब नहीं आएंगे दफ्तर? जी हाँ मैं मेम साहब बोल रही हूँ। लो, साहब को मूड ऐसी ख़राब है और
ये दफ्तर जाने को तैयार है, लेकिन वो बोल दे रही है कि नहीं जाएंगे, कुछ काम, कुछ ज़रूरी पड़ गया है जिसके वजह से। अनूप, नहीं नहीं मुझे जाना है भाई, बहुत काम पड़ा हुआ है। प्रभा कहती है टेलीफोन रखकर, नहीं जाना है जी, कह तो दिया नहीं जाना है। तुम दफ्तर के अफसर, मैं तुम्हारी अफसर। दफ्तर में तुम्हारी बात लोग सुनते हैं, तुम लोगों को दबा के रखते हो, तुम लोगों पर हुकूमत चलाते हो, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी अफसर हूँ, मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैंने मना किया ना, नहीं जाना है, नहीं जाना है बस। अनूप कहता है अच्छी बात है, जो आ गया खुश। प्रभा कहती है और तुम भी खुश। अनूप चुप रह जाता है। प्रभा, आखिर ऐसी भी क्या बात है, माता जी का है तो माता जी की ही तो चित्र है, फिर क्यों नाराज़ हो गए हो? अनूप कहता है किसी का भी हो, मुझे दीवारों पर चित्र लटकाना बिल्कुल नापसंद है। बहाना बना रहा है, क्योंकि उसको माँ पसंद नहीं है, माँ का चित्र लगाना पसंद नहीं, माँ को मतलब पिछली यादों को वो याद ही नहीं करना चाहता है, अतीत में वो जाना ही नहीं चाहता, अतीत को फिर से झांकना ही नहीं चाहता। मेन इसका रीज़न ये है। यह टेस्ट ही मुझे गंदा लगता है। ऐसा मत करो, चित्र मत लगाओ, मुझे ठीक नहीं लगता। प्रभा कहती है टेस्ट की बात यहाँ कहाँ है, यह तो धर्म की बात है। फिर तो यह चित्र वह सत्य है जिसके सामने हमारे लिए दुनिया की सारी खूबसूरती, सारा टेस्ट न्यौछावर है। सोचो ना, यह ना होता तो आज तुम्हें कहाँ पाती। अगर ये कह रही है कि यह टेस्ट की बात कहाँ है, ये तो धर्म की बात है। माँ की सेवा करना बच्चों का धर्म होता है। अगर तुम्हारी माँ ना होती तो तुम कहाँ होते, और तुम ना होते तो मुझे तुम कहाँ से मिलते, तुम्हारे जैसे पति कहाँ से मिलता, ये कहना है। तुम्हारे जैसे पति कहाँ से पाती। अनूप कहता है प्रभा देखो, तुम मुझसे जिद ना किया करो, ले जाओ यहाँ से यह तस्वीर, ले जाओ, देखो हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे। प्रभा कहती है पर कहाँ ले जाऊँ, जिस स्वर्गीय माँ की तुम इतनी प्रशंसा करते हो, दुनिया भर में जिसकी स्तुति गाते हो, गाते नहीं अगाते, मन में जिस अपूर्व माँ की इतनी पूजा है, उसके चित्र से तुम्हें इस तरह क्यों आपत्ति हो रही है। अनूप कहता है छोड़ो इसे, कुछ और बात करो। मैं शाम को तुम्हारे लिए ऑयल पेंटिंग लाऊंगा, बेहतरीन और कीमती। वहाँ जो चित्रकला प्रदर्शित हुई थी ना, उन्हीं में से। फिर खूब लगाना चित्र, एक ड्राइंग रूम में, एक बेडरूम में। 2 चित्र ले आऊँगा, एक नहीं 2, बस तुम उसको लगाना, इसको छोड़ो, इसको मत लगाओ। इससे बढ़िया कीमती चित्र लाऊंगा, तुम उसको लगाना। प्रभा कहती है और एक अपने सिर पर हंस पड़ती है। कैसी बातें करते हो, वो चित्र लाओगे पैसे से खरीद कर, उसको लगाओगे, माँ के चित्र लगाने में इतनी तकलीफ़ है, इसलिए गुस्से में बोलती है और एक अपने सिर पे लगाओगे, और हंस जाती है। अनूप कहता है और एक मेरे भी सिर पर। हाँ, प्रभा कहती है एक अपने सिर पर, और फिर तो इसके जवाब में अनूप कहता है एक मेरे सिर पर भी। दोनों हंसते हैं। फिर प्रभा कहती है जाओ, मैं कोई चित्र नहीं लगाऊंगी। पैकेट लिए भीतर जाने लगती है, वो चित्र लेकर भीतर जाने लगती है। फिर अनूप रास्ता रोककर मेरे भी चित्र क्यों नहीं, मेरे भी चित्र को, अच्छा पूछता है। जब ये बोल देती है कि मैं कोई चित्र नहीं लगाऊंगी, तब पूछता है रास्ता रोककर मेरे भी चित्र को नहीं। प्रभा नहीं, बड़े बन के आए इनका चित्र माँ के सामने, और हंस देती है जैसे तुम हंस रही हो। अनूप तब मेरी माँ का ही चित्र क्यों। प्रभा कहती है अकेली तुम्हारी माँ क्यों, वह मेरी भी माँ हुई। मैं लगाऊंगी तो केवल यही चित्र, पहले माँ फिर ये कहना चाहती है फिर और कोई चित्र, तुम्हारी या मेरी या कोई और, लेकिन बीच में ही बोल पड़ता है अनूप आखिर क्यों, तुम माँ का ही चित्र क्यों लगाना चाहती हो, ये बताओ। प्रभा कहती है पता नहीं, मुझे जाने दो ना,
छोड़ो मेरा रास्ता। अनूप, जिद्दी हो तुम इसलिए, मेरी माँ अंधी भिखारिन थी इसलिए। अब जो अंदर की बात थी वो निकल गई इसके मुंह से कि मेरी माँ अंधी भिखारिन थी इसीलिए तुम जिद कर रही हो, तुम ये दिखाना चाहती हो, बताना चाहती हो कि तुम अंधी भिखारिन का बेटा हो। लेकिन प्रभा का ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो माँ से प्रेम करती है, इसकी माँ को इज्जत करती है, लेकिन ये उल्टा ही सोच रहा है, कुछ और ही सोच रहा है। ये अतीत में जाना ही नहीं चाहता, लौटना ही नहीं चाहता। प्रभा कहती है, चीख कर अनूप का मुंह थाम लेती है। अनूप, यह क्या कह डाला तूने, यह क्या कह डाला? अनूप, तुम उसे नुमाइश की चीज़ समझती हो ना। कंठ भर आता है, थोड़ा सर्वासा हो जाता है। जो नितांत अपना है, दर्द की तरह जो भोगा गया है, वह किसी को दिखाने की चीज़ नहीं। मेरी माँ जो मेरी माँ जो कुछ और कहना चाहता है, तब तक प्रभा कहती है, फिर उनके मुंह पर हाथ रख देती है। खबरदार, कैसी है वह माँ, कितना महान पद है उसका, और फिर यह माँ जिसने तुम जैसे पुरुष को जन्म दिया, इतना बढ़िया आदमी को। अनूप कहता है, तो कौन सा कमाल कर दिया जन्म देकर? प्रभा कहती है, उसे मैं जानती हूँ। अनूप कहता है, जानती हो तो अपने आप में रखो, ईश्वर के लिए उसकी विज्ञप्ति ना दो, ईश्वर के लिए उसका प्रचार ना करो। विज्ञप्ति ना दो का मतलब प्रचार मत करो, तुम अपने अंदर रखो, अपने अंतर मन में रखो, उसके लिए इज्जत, उसके लिए कद्र, यही सही है। तुम दिखावा मत करो उसकी। प्रभा कहती है, कैसे कैसे बोल रहे हो तुम आज, ऐसे ना बोला करो अनूप। तुम्हारे पाँव के आगे वो कुछ और भी बोलना चाहती है, तब तक आंचल में मुंह छिपा लेता है। सहसा पृष्ठभूमि में फिर गूंगी की आवाज़ आती है, फिर से गूंगी आ जाती है और वो आवाज़ करती है पीछे, पृष्ठभूमि में उसका आवाज़ सुनाई पड़ रहा होता है। अनूप कहता है, चंदू चंदू। चंदू दौड़कर, क्या सरकार? अनूप, वाह देखो, गूंगी फिर आ मरी, मौत की तरह खड़ी खड़ी हंस रही है, मार के भगा दो उसे। चंदू झपटता है, आज इसकी गर्दन ही तोड़ दूंगा। दूर से आवाज़, अब भागती है क्यों है, पकड़ ले इसे। इसको जब तक दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए गुस्सा में, तब तक वो भागने लगती है। बोल रहा है, अब भागती क्यों है, पकड़ ले इसे। प्रभा कहती है, कौन है, क्या बात है? अनूप कहता है, कुछ नहीं, तुम खुश हो जाओ, ऐसे ना देखो मुझे। प्रभा, तुमने जितना मुझे दिया उससे 1000 गुना अधिक मेरी माँ को दिया। उस दिवंगत आत्मा को तुमसे कितनी स्वर्गिक शांति मिली होगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभा, मत करो पागलों जैसी बात। प्रभा कहती है, मत करो पागलों जैसी बात। तुम्हें कई बार समझाया है, जो तुम हो वही तो मैं भी हूँ, तुमसे अलग मेरी कहाँ सत्ता है। तुम्हारे लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया है। असल में प्रेम विवाह किया हुआ है, प्रभा अनूप के संग प्रेम विवाह है। तो बोल रही है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, अपने रिश्ते नाते सबको त्याग करके तुम्हारे पास आई हूँ। अनूप कहता है, एक्सक्यूज मी डियर, तुमसे केवल यही चाहता हूँ, कुछ ऐसा करो प्रभा, कुछ ऐसा करो जिससे मेरा अतीत मुझसे भूल जाए, जो बीता है बीत गया है, उससे मेरा पिंड छूट जाए। प्रभा कहती है, फिर वही बातें, जाओ अब मैं नहीं बोलूँगी। अनूप कहता है, नहीं। प्रभा को कंधे से थामता है, कंधे से थामता है मतलब अपना सर उसके कंधे पर रख देता है। मैं निस्तेज पड़ जाता हूँ। हाँ, कंधे से थामता है और बोलता है, मेरा अतीत मुझे थकाता है, शक्तिहीन कर देता है, मैं निस्तेज पड़ जाता हूँ। मैं यह याद भी नहीं करता कि मैं एक गली की अंधी भिखारिन का पुत्र हूँ, अशुभ, निरीह, निराधार, त्याज्य। वही बात है, अपने पिछले जीवन को दोबारा ये झांकना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, याद नहीं करना चाहता। प्रभा का अंक में मुंह छिपा लेता है बोलते बोलते,
उसके गोद में मुंह छिपा लेता है। प्रभा कहती है अच्छा अच्छा शांत हो जाओ, बिल्कुल बच्चों जैसे होने लगते हो। अनूप कहता है मेरा यह सत्य कोई मामूली नहीं जो किसी भी घूंट में पी लिया जाए, मेरा यह सत्य अद्भुत है, अद्भुत है। प्रभा कहती है नहीं चुप हो गए, अब कुछ ना बोलो। अनूप कहता है यह तो तुम थी प्रभा कि पता नहीं किस आकर्षण से, मेरे किस भाग्य से तुमने अपने सारे परिवार की, समाज की सारी मान्यताओं और विरोधों को कुचल कर मुझे वरण किया। मुझे वरण किया का मतलब अपनाया, मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार किया। प्रभा कहती है जैसे चीख कर रो देगी। अनूप चुप हो जा, मैं इस चित्र को वापस कर आती हूँ, इसी चित्र के वजह से सारी झंझट है ना, मैं इसे वापस कर आती हूँ। अनूप कहता है तुमने मुझे इतनी मदद दी है, इतना आदर, प्रेम, विश्वास, इतना कृतज्ञ हूँ मैं कि आगे कुछ और कहना चाहता है। तब तक प्रभा बोलती है नहीं चुप हो गए, नहीं चुप हो गए, जाओ कुट्टी कुट्टी बच्चों की तरह कुट्टी करने लगती है। कुट्टी मतलब चिट्टी काटने लगती है, चिकोटी करने लगती है। अनूप उसके हाथों को अपनी आँखों पर बांधकर कुट्टी नहीं मिल्ली, चलो मिल्ली करो। अनूप कहता है कि कुट्टी नहीं काटो मत, चलो मिल्ली करते हैं, आंखें मिल्ली मिल्ली वाला करते हैं। और दोनों हंसने लगते हैं, शिशुवत मिल्ली करते हैं, दोनों बच्चों की तरह मिल्ली करते हैं। प्रभा फिर तो ऐसी बातें कभी नहीं करोगे ना? प्रभा पूछती है फिर तो ऐसी बातें कभी ना करोगे ना? अनूप कहता है कभी नहीं। प्रभा सच सच? अनूप कहता है हाँ, आज के बाद कभी नहीं। मैं तो स्वयं चाहता हूँ कि हम आज में जिएं, अतीत क्या पिछले कल तक को भी छोड़ दें। बहुत दिनों की बात नहीं, हम कल जो छोड़ा है, कल का बीती बात भी याद नहीं करना चाहते, सिर्फ आज और आज वर्तमान में जीना चाहते हैं। प्रभा कहती है फिर वही बात। अनूप नहीं नहीं, यह नहीं, प्रीति भरे स्वर में, मेरी अजंता की नर्तकी। प्रभा कहती है देखिए, आज से आप मुझे अजंता की नर्तकी भी ना कहिए, अजंता की नर्तकी भी ना कहिए। वो आग्रह करती है कि मुझे अजंता की नर्तकी मत बोलिए। अनूप पूछता है क्यों? प्रभा याद है ना, अजंता की उस गुफा में गाइड ने क्या कहा था उस नर्तकी और राजा के बारे में? अनूप कहता है कितनी सुंदर थी उस नर्तकी की मुद्रा, क्या छवि और कला थी उसके व्यक्तित्व में, ठीक जैसे तुम हो। दोनों की स्निग्ध हंसी। वो जो अजंता की गुफा ये लोग घूमने के लिए गए थे, वहाँ पर साथ में गाइड गया था, और गाइड जो इस अजंता की नर्तकी के चित्र पर ये लोग जो मुग्ध हुए थे, तो उस गाइड से पूछा था ये लोगों कि क्या है इसकी खासियत, ये कौन है और ये कौन है, स्त्री कौन है, पुरुष कौन है? तो गाइड बताया था, गाइड होता है जो घुमाने वाला होता है, कोई भी पर्यटक स्थल में साथ में चला जाता है घुमाने के लिए, जो वहाँ का लोकल स्थानीय व्यक्ति होता है। और गाइड का एक और भी खासियत होता है जो एक से अधिक भाषा बोलता हो। जैसे अगर दर्शक गया है अंग्रेजी भाषी, अंग्रेजी भाषा उसको पता है, अंग्रेजी भाषा ही बोलता है। और मान लीजिए जो गाइड है वो वहाँ का लोकल है, तो वहाँ की भाषा उसको पता है, तो अपनी भाषा के साथ साथ उसको अंग्रेजी भी आनी चाहिए, तभी वो उसको घुमा पाएगा, उसको बता पाएगा कुछ। या कोई फ्रांसीसी भाषा, फ्रांस की भाषा बोलता है फ्रेंच, तो उसको फ्रेंच भी आनी चाहिए, तभी वो फ्रेंच व्यक्ति को घुमा पाएगा, बढ़िया से समझा पाएगा, दिखा पाएगा, बता पाएगा कुछ भी, उससे बात भी कर पाएगा। तो गाइड में वो विशेषता होनी चाहिए, भाषाएं उसको अधिक आनी चाहिए, और ख़ासकर जिस भाषी व्यक्ति वहाँ पे घूमने के लिए जाता है उसकी भाषा कम से कम आनी चाहिए। तो हाँ, दोनों फिर हंसने लगते हैं। प्रभा कहती है नहीं नहीं, मुझे अब अजंता की नर्तकी मत कहो, मुझे डर लगता है। अनूप कहता है डर लगता है? नहीं नहीं, मिल्ले करके फिर मिल्ली करके, फिर बच्चों जैसी मिल्ली करता है ये लोग। तो
प्रभा कहती है, देखो गाइड ने बताया था कि नृत्य में जरा से भी कभी चूक हो जाने पर राजा कैसा निर्मम दंड देता था उस नर्तकी को। वो गाइड बताया था कि ये जो नर्तकी है वो थोड़ा सा भी चूक करती थी, थोड़ा सा भी गलती करती थी अपने नृत्य में, तो राजा उसे कठोर दंड दिया करता था। उसके बारे में बताया था। इसलिए डरती है कि तब मुझे तुम अजंता की नर्तकी मत कहा करो। याद है ना, फ्रेस्को में वह अजंता की नर्तकी अपने संपूर्ण लावण्य से नृत्य की अद्भुत मुद्रा में किस प्रकार नतसिर हो राजा से प्राणदान मांग रही थी जरा सी चूक पर। अनूप कहता है, वह तो राजा था ना। प्रभा कहती है, पर पुरुष वह भी था, मतलब पुरुष तो वह भी था जैसे तुम पुरुष हो, तुम भी ऐसे ही कठोर दंड दोगे मुझे, इसलिए मुझे अजंता की नर्तकी मत पुकारा करो। हंस पड़ती है, अच्छा हटाओ, तुम वैसे पुरुष थोड़े हो। फिर बोलती है कि अच्छा छोड़ो, तुम वैसे पुरुष थोड़े हो राजा की तरह, तुम तो बहुत अच्छे पुरुष हो, तुम में दया है, प्रेम है, मतलब मनुष्य में जो भी सद्गुण होना चाहिए वो तुम में है, तुम ऐसा उस तरह से निर्मम कठोर दंड नहीं दोगे, इतना विश्वास है। अनूप कहता है हंसता हुआ, हाँ गोली मारो उस राजा को, जाने दो, भाड़ में जाओ, उसकी बात मत करो। प्रभा कहती है, और उस नर्तकी को भी जो उस राजा के हाथ बिकी हुई थी, कि उस नर्तकी की बात भी छोड़ो जो उसके हाथ बिकी हुई थी, उसकी बात करके हमें क्या फ़ायदा। अनूप कहता है, यहाँ तो राजा बिका हुआ है, क्यों कह रहा है कि वहाँ तो नर्तकी बिकी हुई थी ना राजा के सामने, यहाँ राजा ही बिका हुआ है नर्तकी के सामने। यहाँ पे अपनी बात कर रहा है, अपना बात कर रहा है अनूप, कि यहाँ मैं जो राजा हूँ, मुझे जो राजा संबोधित कर रही हो, मैं ही बिका हुआ हूँ तुम्हारे सामने। क्यों? दोनों की जीवपूर्ण हंसी। एकाएक कॉल बेल बजती है, डाकिये की आवाज़ आती है। कॉल बेल जो घरों में लगा होता है दरवाज़ा के पास, बाहर से कोई सदस्य आया या कोई बाहरी व्यक्ति आया तो बेल बजाता है, जिससे अंदर घंटी बजती है, जिससे सुन के दरवाज़ा खोला जाता है, तो वही कॉल बेल बजती है। और डाकिये की आवाज़ आती है, रजिस्ट्री, चंदू का प्रवेश। अनूप दौड़कर चिट्ठी लाओ। अनूप कहता है, दौड़कर चिट्ठी लाओ। प्रभा कहती है, और उससे कह दो कि इस तरह घंटी ना बजाया करे, मतलब इतना ताबड़तोड़ घंटी क्यों बजाता है। चंदू से कहती है कि उसको बोलो डाकिये को इस तरह से घंटी फिर से ना बजाए कभी। चंदू बाहर जाता है। अनूप कहता है, फिर किस तरह बजाया करे, पूछता है किस तरह बजाया करे। प्रभा कहती है, अपना गाल फुलाओ तो बताऊं। फुलाओ फुलाओ। प्रभा कहती है कि अपना गाल फुलाओ तो बताऊं। फूले गाल पर प्रभा एक उंगली से चपत दे देती है। कैसे? अब गाल फूलेगा, ऐसे आवाज़ आएगा, तो मजाक कर रही है, चपत दे देती है। प्रभा बोलती है, इस तरह। अनूप बोलता है, नाउ माय टर्न। प्रभा कहती है, टाइम इज ओवर। चंदू का पत्र लिए प्रवेश। बहू जी को पत्र देकर भीतर चला जाता है। चंदू पत्र देकर प्रभा को, और वो फिर से वापस बाहर चला जाता है। प्रभा कहती है, अरे सुनो तो, बड़ी मज़ेदार बात है, आओ जल्द आओ, चलो। अच्छा हाँ, तो बाहर चला जाता है। तो अनूप कहता है, अच्छा तब तक तुम अपनी चिट्ठी पढ़ लो, मैं आया। चूँकि पत्र प्रभा के नाम से आया हुआ होता है, तो अनूप कहता है कि तुम तब तक अपना चिट्ठी पढ़ लो, मैं आ रहा हूँ थोड़ा। उस थोड़ा सा सिगरेट सुलगाने के लिए जाता है बाहर, सुट्टा लेने के लिए, पीने के लिए। तो वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, तब तक तुम पढ़ लो अपना चिट्ठी, मैं अभी आया। अनूप भीतर चला जाता है। प्रभा पत्र पढ़ते पढ़ते फूट कर हंस पड़ती है, पत्र पढ़ते हुए हंसने लगती है। प्रभा कहती है, अरे सुनो तो, बड़ी मज़ेदार बात है, आओ जल्द आओ, चलो। अनूप कहता है, सिगरेट दागता हुआ प्रविष्ट होता है, सिगरेट फूंकता हुआ प्रविष्ट होता है, अंदर आता है। क्या है, इतनी हंसी का यह खत है, क्यों हंस रही हो इतना?
तो प्रभा हंसती हंसती लोटपोट हुई जा रही है, एकदम इतना हंसी जा रही है कि रोक रही है अपने को। अनूप कहता है, अरे कुछ बात भी बताओगी भाई? प्रभा कहती है, यह एक पुराने साथी का पत्र है, डफर, फुलिश एंड इडियट, फ्रेंड ऑफ माइन। फिर हंसी फूट पड़ती है। एक बार मैंने तुम्हें बताया था ना, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रही थी। अब ये तब की बात है जब एक कुंवारी थी। तब एक मित्र रहा करता था इंटरमीडिएट में इसका, और उसका नाम था हजारी लाल। अच्छा, यहाँ पे चंदू का नाम तो हो गया, अनूप, प्रभा हो गया, एक इसका नाम जो है हजारी लाल है। हजारी लाल ये है अनूप का मित्र, अनूप का नहीं, प्रभा का मित्र है, प्रभा का मित्र। तब का, जब ये कुंवारी थी और इंटरमीडिएट में पढ़ती थी, आईए में, तो तब का मित्र है। फिर हंसी आ जाती है उसको, मतलब हंसी रोक ही नहीं पा रही है। इसको डफर समझती है, फुलिश समझती है, मतलब मूर्ख समझती है, वैल्यू नहीं करती। और इसके साथ एक घटना भी हुई थी जिसके वजह से इसकी जब भी चिट्ठी कोई आती है तो ये हंसने लगती है हजारी लाल के ऊपर। तो अनूप कहता है, अच्छा बाबा, पहले तुम पेट भरकर हंस लो। प्रभा कहती है, वह किस्सा मैंने तुम्हें बताया था ना, वह हजारी लाल वाला किस्सा, जब मैं इंटरमीडिएट में थी। अनूप, अच्छा, जब तुम वहाँ पढ़ रही थी अपने पापा के संग? प्रभा कहती, हाँ, एक शाम हजारी लाल अपने पिता की कार में मुझे बिठाकर नुमाइश दिखाने के लिए ले गया। अपने पिता के, रईस बाप का बेटा होगा, कार में बिठा के अनूप को, अपने पिता के कार में बिठा के अनूप को ले गया कहीं घुमाने के लिए, नुमाइश दिखाने के लिए। नुमाइश दिखाने के बाद उसने मुझे घर नहीं लौटाया, बल्कि वह बेवकूफ़ नंबर 1 मुझे सीधे लखनऊ ले गया। बेवकूफ़ नंबर का 1 था, मुझे लखनऊ ले गया, घर नहीं लाया। अपनी एक बुआ के यहाँ, एकदम इसको बोलेंगे गोलू बच्चा, दिल का साफ, बता दे रही इतना स्पष्ट कि अब ये अनूप जो है शंका करने लगता है बाद में फिर। और उसको और एक दोस्त है इसका, अनूप का, वो भी आके हजारी लाल के विषय में इसके बारे में बता देता है, कुछ बढ़ा चढ़ा के, जिससे और ये शक्की हो जाता है। और फिर दोनों का जो पति पत्नी का संबंध है, इसमें दरार आ जाता है। ये घटना आगे है, देखिए। तो ये तो सीधे मन से बोल रही है, जो भी इसके साथ बीता, जो भी कुछ हुआ बता दे रही है। तो मुझे घर नहीं लौटाया, बल्कि वह बेवकूफ़ नंबर 1 मुझे सीधे लखनऊ ले आया, अपनी एक बुआ के यहाँ। उसकी एक कोई बुआ था। प्रभा गई थी हजारी लाल के साथ, जब अनूप का शादी उससे, प्रभा से नहीं हुई थी, तब जब प्रभा कुंवारी थी तब की बात है, जब वो पढ़ रही है इंटरमीडिएट में, तब की बात है। अब तो शादी हो गई अनूप से। तो अनूप अपने पति को ये बता रही है, क्योंकि वो हजारी लाल का पत्र आया हुआ है इस समय। क्लियर है? तो बता रही है कि अपनी बुआ के यहाँ ले गया था, लखनऊ। फिर हम लोग चौथे दिन घर लौटे। मेरे पापा और हजारी लाल के पिता में खूब लड़ाई हुई। तब तक मेरे पापा और हजारी लाल के पिता में, दोनों में खूब आपस में लड़ाई हुई कि ये कहकर कि मेरे बेटी को तुम्हारे बेटा क्यों ले गया, कहाँ ले गया, इस बात को लेकर के। और वो भी बोल रहा होगा कि मेरा बेटा को तुम्हारी बेटी कहाँ ले गई, क्यों ले गई। तो इस बीच झगड़ा था वो लोगों का, खूब लड़ाई हुई। हजारी लाल तो खूब पीटा, हंसी आ जाती है फिर, मैं बाल बच गई। अब फिर बोलती है कि हजारी लाल तो बेचारा खूब पिटाया अपने घर के तरफ से, उसके पिताजी ने खूब पीटा, लेकिन मैं बाल बच गई, मैं नहीं पिटाई। चूँकि इनके जो पिता थे नौकरी करते थे, तो वो थोड़ा सा खुले मिजाज का व्यक्ति थे कि चलो बच्चा है, गलती की, कहीं चली गई,
घूमने के लिए किसी के साथ, तो अब क्या किया जाए, मार के क्या करेंगे, इस टाइप का। तो मैं बाल बाल बच गई। अनूप बोलता है पापा ने कुछ नहीं कहा। प्रभा कहती है कुछ नहीं, बस यही कि उन्होंने वहाँ से अपना तबादला करा लिया। हम लोग रायबरेली से शाहजहाँपुर चले आए। पहले रायबरेली में रहते थे, अब शाहजहाँपुर आ गए। तबादला उन्होंने करा लिया, अपना ट्रांसफ़र करवा लिया नौकरी में, दूसरी जगह पोस्टेड हो गया। अनूप कहता है अच्छा, तो तुम लोग चौथे दिन लखनऊ से वापस आए। अब इसका मिजाज थोड़ा सा ठनकता है। प्रभा कहती है शिशुवत सरल हंसी से, एकदम भलमानस की तरह, बड़ा बेवकूफ़ था वह इडियट बुद्धू। अनूप कहता है क्या लिखा है उसने? तब से उसकी यह पहली चिट्ठी मिली है तुम्हें? अब पूछता है, अब थोड़ा सीरियस होकर पूछता है क्या लिखा है उसमें? ये जो चिट्ठी आया है क्या पहली है? प्रभा कहती है नहीं, एक बार और लिखा था उसने, जब हमारी शादी के संघर्ष चल रहे थे, जब संघर्ष चल रहा था शादी के, तब उस समय लिखा था, शादी हुई नहीं थी तब लिखा था एक चिट्ठी, जब हमारी शादी के संघर्ष चल रहे थे। पता नहीं उस मूर्ख को मेरा पता कैसे मिल गया था। शादी का संघर्ष इसलिए चल रहा था क्योंकि ये शादी करना चाहती थी अनूप से, और इनके माता पिता इससे शादी करवाना नहीं चाहते थे, इसलिए संघर्ष था। अपने परिवार से ही इसका संघर्ष था प्रभा का। तो बोलती है कि पता नहीं उसको कैसे मेरा पता चल गया था, पता ठिकाना मिल गया था, मुझे चिट्ठी भेजा था उस समय जब हम लोगों में शादी का संघर्ष चल रहा था, जब अपने परिवार से मैं शादी के लिए, तुमसे शादी करने के लिए लड़ रही थी। अनूप कहता है मिल जाता है, खोजने से हर चीज़ मिल जाता है। प्रभा कहती है मजाक मत करो यहाँ, लो पढ़ो चिट्ठी, देखो ना क्या क्या लिखा है, कितने बेवकूफ़ होते हैं पुरुष, देखो पढ़ो ना। अनूप कहता है ओहो पढ़ लिया। प्रभा कहती है नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्यों नहीं पढ़ोगे? अनूप कहती है अनूप कहता है हंसता हुआ अजीब बात है, ज़बरदस्ती पढ़वाओगी, रखो ना। प्रभा कहती है अभी पढ़ो नहीं तो मैं फाड़ दूंगी। हाँ। अनूप कहता है जैसी आपकी इच्छा। प्रभा आप हरदम आप शक मिजाज में रहते हैं, शक करते रहते हैं, और चिट्ठी फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देती है, पढ़ती भी नहीं है, फाड़ देती है। वो तो पढ़ रही होती है, बीच में ही ये ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि ये पढ़ के हंस रही है, ये कैसा इडियट है, कितना मूर्ख है, कैसा बेवकूफ़ है, यही सोच के हंस रही होती है। और उसी बीच में वो आता है अनूप, तो उसको बोलती है पढ़िए ना, देखिए ना क्या क्या लिखा है, हंसी आएगी इसको पढ़ के। तो वो पढ़ना नहीं चाहता है, तो इसी में वो समझ जाती है कि चिढ़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, शक कर रहा है, फाड़ देती है बिन पढ़े, पूरा टुकड़े टुकड़े कर देती है। अनूप कहता है प्रभा अंदर चली जाती है गुस्से में। बाहर की घंटी फिर बजती है। अनूप सामने बढ़ता है, बाहर से फिर घंटी बजती है। अनूप अरे मुनि, अब लो एक और आ गया, वही मुनि जो हजारीलाल के विषय में अब ये 2-3 दिन रहेगा, यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद हजारीलाल के और प्रभा के विषय में बता देगा, ये जानता है चूँकि, और एक तरह से अनूप को भड़का देगा। और एक तो ऐसे भड़क गया है, अब ये और भड़का देगा उसके विषय में बता के कि इंटरमीडिएट में ये लोग थे जब, तब ये कहानी चूँकि जान रहा होता है मुनि एक पात्र है जो यहाँ पे खलनायक की तरह आया हुआ है। मुनि वैसे सुनने से लग रहा है, देखने से, नाम से लग रहा है कि ये स्त्री पात्रा है, लेकिन है पुरुष है मुनि। तो पुरुष है और ये अनूप का एक तरह से मित्र है, अनूप का मित्र है। तो इसका प्रवेश होता है, ये घंटी बजाता है, आ जाता है यहाँ पे अनूप से मिलने के लिए मुनि।
अनूप कहता है, अरे मुनि, कम इन, खूब आए, आखिर तुम आ ही गए। हम लोग तो समझ बैठे थे कि अब क्या आओगे तुम। ये इंतज़ार भी कर रहा था, क्योंकि इसको इन्फॉर्मेशन मिला हुआ था, सूचना मिली हुई थी कि मुनि आने वाला है, बताया हुआ था, लेकिन ये लोग इंतज़ार कर रहा था, आया नहीं था, तो आ गया, थोड़ा देरी से ही सही। मुनि कहता है, अजी अतिथि के तो मतलब ही होते हैं बिना तिथि के आने वाला। अतिथि उसी को कहते हैं जो जिसकी कोई तिथि तय नहीं होता, बिना तिथि का टपक पड़ते हैं, कह रहा है। अनूप कहता है पुकारता हुआ, चंदू चंदू, चंदू को पुकार रहा है। चंदू प्रवेश कर। जी सरकार। अनूप कहता है, जाओ साहब का सामान उतारो, मुनि के जो सामान होगा उतार लाओ। चंदू बाहर जाता है। मुनि, भाई कल मेरी गाड़ी छूट गई। मुनि कह रहा है, मुझे बड़ा दुख है, तुम स्टेशन गए होंगे। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, दरअसल इसको आना कल ही था, लेकिन इस जो वहाँ गाड़ी बैठना था वहाँ घर से, वो गाड़ी छूट गई, इसके वजह से वो कल रुक गया, आज आया है। तो बोल रहा है, वही बता रहा है कि तुम तो तकलीफ़ किए होगे, तुम तो ज़रूर स्टेशन तक आए होगे मुझे लेने के लिए, मुझे रिसीव करने के लिए, मेरा स्वागत के लिए। तो आई एम सॉरी, कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अनूप कहता है, जी हाँ, प्रभा भी गई थी, मैं अकेले नहीं गया था, प्रभा भी गई थी, मेरी पत्नी भी गई थी। मुनि कहता है, भाभी, ओहो। अनूप प्रभा को पुकारता है। अनूप कहता है, देखो कौन आ गया, कल गाड़ी छूट गई थी इसकी, प्रभा। मुनि कहता है, शर्मा रही होगी भाभी। मुनि कह रहा है कि शर्मा रही होगी भाभी, चूँकि प्रभा के शादी होने के बाद ये पहला मिलन होगा ये लोग का। मुनि जो है प्रभा को कुंवारी में जानता था, उसके शादी होने के बाद ये इन लोग मिला नहीं है, इसलिए बोल रहा, अब तो भाभी के रूप में मिलेगी ना, तो इसलिए शर्मा रही होगी भाभी। पहली बार देखूंगा भाभी को। अनूप बोलता है, बैठो मैं लाता हूँ। अनूप अंदर जाता है, प्रभा को अपने संग लेकर आता है। अनूप बोलता है, माय फ्रेंड मुनि एंड माय वाइफ प्रभा, परिचय करवाता है दोनों का। माय फ्रेंड मुनि एंड माय वाइफ प्रभा। परस्पर अभिवादन। सामने के हैंडबैग लिए चंदू का प्रवेश, जो बाहर सामान लाने के लिए गया था, हैंडबैग लेकर वापस प्रवेश होता है चंदू का। इसके साथ ही पर्दा गिरता है और यहाँ से दूसरा दृश्य आरंभ होता है। अब इस एकांकिका का दृश्य वही है, सिर्फ दूसरा दृश्य के नाम से इसे संबोधित किया है एकांकिकार ने। वही दृश्य, वही स्थान, सब कुछ वही है। 3 दिन बाद संध्या के 5:30 बजे हैं। 3 दिन के बाद संध्या के 5:30 बजे हैं। समय 5:30 है। वो जो समय था वो 2 बजे था, दोपहर का। अभी संध्या के 5:30 बजे हैं। 3 दिन के बाद, 3 दिन तक ये अतिथि जो है मुनि इसी के घर रुका है। प्रभा सोफे पर औधी पड़ी है। प्रभा बड़ी तकलीफ़ में है, दुखी है। एक तो दुखी इस वजह से है क्योंकि हजारीलाल का पत्र आया था और प्रभा पढ़े बिना अनूप को दे रही थी पढ़ने के लिए। अनूप शक किया थोड़ा सा, जिसके वजह से गुस्से में पत्र फाड़ दी। उसके बाद ये जो मेहमान आया है मुनि, इसने भी प्रभा और ये जो हजारीलाल था उसके विषय में अनूप से गुफ्तगू चुपके सारी बातें बता दिया है, जिससे अनूप और भी चिढ़ा हुआ है प्रभा से। और प्रभा इस वजह से बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्से में है, मतलब बहुत तकलीफ़ में है, दुख है उसको बहुत। तो प्रभा सोफे पर औंधी पड़ी है, ये दृश्य है। चंदू कहता है, भीतर से कॉफ़ी का प्याला लिए हुए आता है और बोलता है, बहू जी, बहू रानी। चंदू जो एक तरह से नौकर है इस घर का, अनूप का सहयोगी है, वो बोलता है, इसको बहू जी बोलता है, मैम जी बोलता है, आवाज़ दे रहा है।
प्रभा एक बार सिर उठाकर देखती है, सारा मुंह आंसुओं से तर है, फिर मुंह छिपा लेती है। आंसुओं से पूरा मुंह तर है, भीगा हुआ है, इसलिए मुंह छिपा लेती है। चंदू बोलता है, रानी बहू ठंडी हो जाएगी कॉफ़ी, उठो बहू रानी। तो नहीं पियोगी बहू चंदू के हाथ की कॉफ़ी? उठकर जाने लगता है। ना पियो, आखिर मैं तो इसी घर में था। अच्छा ना पियो मेरे हाथ की। चंदू भी नाराज़ हो जाता है बहू से कि मेरे हाथ की मत पियो। ठीक है, तुम नाराज़ हो, मैं भी नाराज़ हूँ आपसे। मेरे हाथ का बना नहीं पी रही हूँ ना, तुम नाराज़ हो बहुत। प्रभा कहती है, चंदू लाओ, देखो बेकार की बात मत किया करो। कॉफ़ी का प्याला होठों से लगाती है प्रभा। प्रभा कहती है, चंदू ऐसे क्यों क्यों देख रहा है रे? असल में चंदू उसको बहुत निरीह देख रहा था, मतलब बहुत ही अपनी जो मैम साहिबा है उसको नाराज़ देखकर, उसको दुख देखकर उसको तकलीफ़ है चंदू को, इसलिए उसको गौर से देख रहा था। चंदू कहता है, अच्छा नहीं लग रहा है आज यह घर, ये ऐसा बिखराव, ऐसी टूट इस घर में शोभा नहीं दे रहा है, अच्छा लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। साहब का दोस्त बनकर आया था, कहीं ऐसे होते हैं मेहमान? मेरा बस चलता तो उसे घुसने ना देता। पाजी बेईमान, उसको कोस रहा है। बेईमान जो मुनि आया था मेहमान बन कर के, उसको कोस रहा है। वो चला गया हुआ है, यहाँ से निकल गया, आज तीसरे दिन में निकल गया है, तब की दृश्य है। और वो चला गया है, लेकिन फिर वो जाता नहीं, फिर से उसको वापस लौट आना होता है, क्योंकि उसकी गाड़ी फिर छूट जाती है। मूर्ख है, उसकी गाड़ी फिर छूट जाएगी, फिर घूम के वापस के आ जाएगा यहीं पर। प्रभा कहती है, कॉफ़ी पी चुकती है, उसके बाद कहती है, 3 दिनों तक यही कमरा साहब के मेहमान की काली छाया से भरा हुआ था। जो साहब के मेहमान थे ना, ये अनूप के मेहमान मुनि, उसकी काली छाया से भरा हुआ था 3 दिन तक। अपने मित्र के साथ तुम्हारे साहब ने इस कमरे में मेरी उस छोटी सी घटना को अपने विकारों के आतशी शीशे में बढ़ा कर देखा था। उस छोटी सी घटना जो मेरे कुंवारी में, जो मैं इंटरमीडिएट में घूमने के लिए गई थी हजारीलाल के साथ, उसी को बढ़ाकर उस मेहमान के साथ, उस मेहमान की, और समझो कि बढ़ा चढ़ाकर जो बताया है अनूप को, इस वजह से वो अपने आतशी शीशे में अतिशयोक्ति के रूप में उसको देखा है, और तब वो बहुत नाराज़ है हमसे। बढ़ा चढ़ा कर देखा था। चंदू इस तरह सिर दर्द कर रहा है कि चीखूं इसी कमरे में, इन दरवाज़ों को। और भी कुछ कहना चाहती है, तब तक चंदू कहता है, और कॉफ़ी लाता हूँ बहू, बिल्कुल तैयार है, तबीयत ठीक हो जाएगी बहू। प्रभा कहती है, नहीं नहीं बस ठीक है। मुस्कुराती है, फिर हंस पड़ती है। झूठो दिखावा, चंदू के साथ दिखाना चाहती है कि मैं ठीक हूँ। तुम क्यों तकलीफ़ कर रहे हो, तुम क्यों नाराज़ हो? फिर कहती है, चंदू एक किस्सा सुनोगे? बहुत अच्छा किस्सा है। चंदू कहता है, जी। प्रभा कहती है, सुनाती है एक किस्सा। एक राजा था, एक रानी। रानी को अपने पति के ऊपर बहुत अहंकार था, और राजा को भी अपनी रानी पर गर्व था। चंदू, तब तक चंदू कहता है, साहब आ गए बहू। बहू फिर सुनूंगा यह किस्सा, बड़ा मज़ेदार होगा। साहब जो अनूप है वो आ जाता है तब इसी बीच में। तो चंदू कहता है, साहब आ गए बहू, मैं फिर सुनूंगा बाद में, थोड़ा सा आता हूँ, बड़ी मज़ेदार होगा एक किस्सा। प्रभा कहती है, अच्छा तब तक अगर भूल जाऊँ तो अच्छा याद कर लूँगी। चंदू का प्रस्थान, अनूप का प्रवेश। चंदू चला जाता है और अनूप आता है कमरे में। अनूप कहता है, प्रभा इस तरह क्यों बैठी हो, बोलना, बात क्या है? असल में ये जो अनूप है उसको छोड़ने के लिए गया था मुनि को कुछ दूर तक, और फिर वापस आया हुआ है। प्रभा कहती है, देखकर रह जाती है। प्रभा देखकर रह जाती है। अनूप कहता है, आओ चलो यहाँ से,
यहाँ क्या कर रही हो? प्रभा कहती है कुछ सुन रही हूँ। अनूप कहता है क्या? प्रभा कहती है कुछ देख रही हूँ, अनुभूति भी कर रही हूँ। अनूप क्या, कैसी बातें कर रही हो? प्रभा हंस पड़ती है तुम्हारा वह दोस्त जो 3 दिनों के बाद आज यहाँ से विदा हुआ है, उसकी और तुम्हारी की हुई सारी बातें इस कमरे में गूंज रही है। तुमने ठीक ही सिद्ध किया, वह भी ठीक समझ रहा था। हंस देती है मेरे आंचल में दाग है। तुम लोग तो यही बातें कर रहे थे ना कि धीरे धीरे फुसुर फुसुर, फुसुर फुसुर इसको बोलते हैं, धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाहट, गुफ्तगू। कि प्रभा जो है अपनी, जब इसकी शादी नहीं हुई थी तो एक इसका मित्र था, इसके साथ पढ़ता था, उसके साथ भाग गई थी और कितने दिनों के बाद आई थी। यही सब बात कर रहे थे ना, मेरे आंचल में दाग है, यही है ना। फिर गा पड़ती है मेरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया। गाती गाती हंसने लगती है। अनूप घबरा जाता है। चंदू चंदू, चंदू को पुकारता है अनूप। चंदू जी सरकार। अनूप क्या हो गया प्रभा को? प्रभा कुछ नहीं चंदू, जाओ तुम यहाँ से। चंदू का प्रस्थान। घबराओ नहीं, मैं पागल नहीं हो गई, मैं तो अजंता की नर्तकी हूँ ना। मैं कैसे पागल हो सकती हूँ? मुझे तो नाचना है ना, मैं तो नर्तकी हूँ अजंता की, मुझे नाचना है। तुम राजा हो, तुम जैसे नचाओगे मैं उसी तरह नाचूंगी। अनूप कहता है प्रभा मेरी बात सुनो, सुनो एक बात, मेरी ओर देखो, देखो ना। प्रभा मैं सुन रही हूँ, मेरे आंचल में छोटा सा दाग है, मैं सही समझा है। हाँ, मैं हजारी लाल के संग एक बार भाग गई थी ना, तुमने बिल्कुल सही समझा है। अनूप कहता है प्रभा मत बोलो इस तरह, यह सब तुम कह रही हो बहुत बुरी बात है। प्रभा कहती है जी हाँ बुरी बात है, यह सरासर पाप है। कोई लड़की किसी के संग कहीं चली जाए या बुरी बात तो है ही, इसकी कहाँ माफ़ी है। अनूप कहता है मैं जितना ही तुमसे चुप रहता हूँ, बचाता हूँ, उतना ही तुम मुझे झुकाती चलती हो। क्या यही न्याय है तुम्हारा? प्रभा कहती है सच कहते हो तुम, सचमुच तुम मुझसे चुप रहते हो, मुझसे बचते हो जैसे कोई कलंक और पाप से बचता हो। यह मैं उस दिन से अनुभव कर रही हूँ जिस दिन मैं माता जी की ऑयल पेंटिंग ले आई थी, जिस दिन वह हजारी लाल का रजिस्टर्ड लेटर मेरे पास आया था। अनूप कहता है बेकार बकती हो तुम। टेलीफोन की घंटी बजती है, पर प्रभा बढ़कर फ़ोन नीचे रख देती है। टेलीफोन की घंटी बजती है और प्रभा बढ़कर टेलीफोन की घंटी नीचे रख देती है ताकि ये फिर से फ़ोन ना उठाए और फिर बात ना करे। पहले मेरे साथ इसकी वार्तालाप पक्की हो जाए कि क्या करना है, उसके बाद ये और क्या करना है करेगा अपना। इसलिए वो फ़ोन की घंटी रख देती है। फ़ोन एक तरह से रिसीव नहीं करती, काट देती है। प्रभा कहती है तुम्हारा मेहमान तुमसे ठीक ही कहा गया है, मुझसे शादी करके तुमने मुझे मुक्ति दी है। स्वार्थ मेरा था, तुम्हारा नहीं। तुम दोनों ने यही फैसला किया है ना, बहुत ऊंचा न्याय है तुम्हारा। तुम लोगों ने तो यही बात कर रहा था कि तुम समझो लो कि इसकी भलाई कर दी है जो तुम इससे शादी कर लिया, नहीं तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती फिरती, यही ना बात कर रहे थे। अनूप कहता है झूठ है सब, सरासर झूठ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेहमान ने कहा आपस में हंसी मजाक कौन नहीं करता, दुनिया करती है। प्रभा कहती है तुम्हारी दुनिया करती है, लेकिन मैं वैसी असत्य दुनिया में नहीं रहती जो बाहर भीतर दो टुकड़ों में बटी हो, बाहर कुछ भीतर कुछ, जहाँ कुछ विष जैसा घुटा घुटा हो, जहाँ बुजदिल बचते हों, जहाँ और भी बोल रही होती है। तभी अनूप बोल पड़ता है प्रभा होश में बात करो। प्रभा कहती है, हंसती है खूब होश में हूँ। पृष्ठभूमि में फिर लड़के बच्चों का कोलाहल। चंदू निकल कर दौड़ता है।
फिर पीछे से वही सब आवाज़ आता है बगल से, वो लोग शोर मचा रहा होता है, बच्चे और लड़के, और चंदू उसको भगाने के लिए दौड़ता है उन लोगों को। अनूप कहता है, क्या है चंदू, देखो कैसा शोर है यार। चंदू प्रवेश कर, साहब। अंदर भीतर आता है और कहता है, साहब वह जो गूंगी भिखारिन थी न, भिखमंगी थी ना, वह मर गई। म्यूनिसिपैलिटी वाले उनकी लाश को ठेले पर ले जा रहे हैं। लड़के छीन रहे हैं, कह रहे हैं कि वह खुद गूंगी की दाह क्रिया करेंगे। लड़के जो थे वो बोल रहे हैं कि हम लोग खुद गूंगी की दाह क्रिया करेंगे, इसलिए शोर मच रहा है। गूंगी उनकी है, वह लावारिस नहीं है कि। अनूप कहता है, ठीक है, मर गई वह, अच्छा हुआ। प्रभा बढ़कर बाहर देख रही है। अनूप टेलीफोन ठीक करता है। अनूप तब तक टेलीफोन ठीक करता है जब तक प्रभा बाहर देख रही है तब तक। अनूप, यह टेलीफोन किसने रखा था, अजीब बात है। प्रभा, मैंने एक अजीब ने। मुझे अपनी बात कहनी थी तुमसे, बस अब खूब करो टेलीफोन। तुम्हें यंत्र चाहिए, स्त्री नहीं, तुम्हें यंत्र ही चाहिए। ठीक है, तुम टेलीफोन से ही बात कर लो। मैं तो बात करने के लिए रखी थी फ़ोन, लेकिन तुम्हें यंत्र ही चाहिए, तुम टेलीफोन से ही बात करोगे तो कर लो। अंदर जाती है। अनूप नंबर मिलाता है फिर से जिससे फ़ोन आया हुआ था। अनूप, हेलो क्लब, जी हाँ, आया होगा टेलीफोन। दरअसल वह नीचे गिर गया था। जी हाँ, मैं अभी आया, पर मैं वहाँ रुक नहीं सकूँगा, मुझे घर रहना है। एट एनी कास्ट, कोई ख़ास बात नहीं, यूँ ही, थैंक यू। चंदू तेज़ी से प्रवेश कर, साहब तेज़ी से प्रवेश करता है अंदर तब तक, और साहब आवाज़ देता है। अनूप कहता है, क्या है, बोलता क्यों नहीं, बात क्या है। चंदू कहता है, बहुरानी जा रही है, बहुरानी चली जा रही है, रोकिए उन्हें। क्या कह दिया आपने भी। वाह मेहमान। मतलब प्रभा वहाँ से निकल पड़ती है जाने के लिए, यहाँ से घर छोड़ करके गुस्से में। तो चंदू घबराया हुआ दौड़ के आता है और अनूप से अनुरोध करता है कि देखिए मेम साहब जा रही है, उसके रोकिए, उससे पूछिए कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। अनूप चुप है। चंदू पागलों सा बार बार अपनी बात दोहरा रहा है, रोकिए। अनूप, तो क्या करूं, कदमों पर जा गिरूं क्या। डांट देता है चंदू को, क्या करूं, उसके कदम पर गिर पड़ूं क्या, पैर पर गिर पड़ूं क्या। कदम पर गिर पड़ूं मतलब पैर पर गिर पड़ूं क्या, प्रभा कहती है। प्रभा प्रविष्ट होती है, हाथ में केवल चित्र का वही पैकेट, उसी पैकेट को लेकर के प्रविष्ट होती है वहाँ से जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए। जो माँ का चित्र था वही चित्र, ऑयल पेंटिंग वाला। तुम क्यों गिरोगे कदम पर, बोलती है प्रभा, तुम क्यों गिरोगे कदम पर, तुम तो काल पुरुष हो, नर्तकी तो मैं हूँ, मतलब तुम राजा हो, नर्तकी तो मैं हूँ। तुम चाहे जो करो, चरणों पर मैं गिरूँ। यही तो तुम्हारी कला और संस्कृति है ना, यही तो तुम्हारी सभ्यता और संस्कृति है, यही तो कला और संस्कृति है। कुछ भी हो, पैर पर तो मैं ही गिरूंगी ना, तुम क्यों गिरोगे। तुम तो राजा हो, तुम तो पुरुष हो, इस वजह से स्त्री मैं हूँ, पैर पर मैं गिरूंगी। आगे बढ़ती है। अनूप कहता है, कहाँ जा रही हो तुम। प्रभा, क्यों, रोकोगे मुझे, है हिम्मत। अनूप, तो तुम मुझे सज़ा देने चली हो, तभी सब कुछ छोड़ केवल मेरी माँ का चित्र लिए जा रही हो, मतलब तुम सज़ा देने के लिए जा रही हो, तभी तो सब कुछ छोड़ करके केवल मेरी माँ का चित्र लिए हुए जा रही हो, ताकि तुम दुनिया को दिखा सको इस चित्र के माध्यम से कि देखो ये गूंगी भिखारिन का बेटा था जो मुझे छोड़ दिया। इस तरह का जो बेटा रहेगा वही तो ऐसा काम करेगा, यही तुम दिखाने के लिए जा रही हो। इसका ये सोच है, जबकि प्रभा का ये सोच नहीं है। प्रभा अपनी माँ से प्यार करता है, एक तरह से उसी की माँ है, अनूप की माँ है, उसकी सास है, तो वो ये सोच के नहीं ले जा रही है। लेकिन इसके सोच यही है कि ये
मुझे बदनाम करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ये मेरी माँ की तस्वीर लेकर जा रही है। प्रभा कहती है ठीक है, तुम कुछ भी सोच सकते हो। अनूप कहता है मुझे दो या पेंटिंग। प्रभा कहती है नहीं दूंगी, सब कुछ देकर केवल यही लिए जा रही हूँ। सब कुछ तो दे दिया, सिर्फ पेंटिंग ही ले जा रही हूँ, अपनी माँ की तस्वीर ले जा रही हूँ। ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये मेरी भी माँ है, इसलिए। अनूप कहता है मैं कहता हूँ वह चित्र मुझे दो। प्रभा कहती है मुझे पता है तुम इस चित्र को सदा के लिए नष्ट कर देना चाहते हो, मैं नहीं दूंगी इसे, नहीं दूंगी। अनूप कहता है नहीं दोगी? प्रभा जिस भाव से तुम मांग रहे हो उस भाव से तो कभी नहीं, उस भाव से नहीं दूंगी। तुम जिस भाव से मांग रहे हो लगता है तुम फाड़ दोगे इसको, तो मैं दूंगी नहीं। अनूप कोई परवाह नहीं, मेरे पास भी एक चित्र है, निकाल कर दिखाते हुए। वो भी चित्र निकालता है जो हजारी लाल उसको दिया हुआ होता है। हजारी लाल बोलते हैं ये मुन्नी दिया हुआ होता है उसको चित्र, तो वही चित्र वो निकालता है। उसी चित्र के माध्यम से इसको बताता है कि देखो यही है हजारी लाल जिसके साथ भागी थी, यही है प्रभा, देखो ये फ़ोटो है। उसके पास मुनि खलनायक की तरह इस एकांकी में आया हुआ है, तो वो दिखाता है, तो उसको दे भी देता है। चित्र उसी के हाथ में रहता है, छोड़ देता है। अनूप को दे दिया होता है, तो वही निकालता है। तो ये कहता है कोई परवाह नहीं, मेरे पास भी एक चित्र है, निकाल कर दिखाते हुए। या देखो पहचान लिया ना, जब तुम इंटरमीडिएट में थी, मैं भी इस चित्र का ऑयल पेंटिंग कराऊंगा, बड़ा इसको बनवाऊंगा। इस छोटे से चित्र को बड़ा बनवाऊंगा, ऑयल पेंटिंग बनवाऊंगा। कहते कहते अंदर जाने लगता है। प्रभा ज़रूर कराओ, पर याद रखना यह पेंटिंग मेरी नहीं होगी, तुम्हारे विकारों की होगी, तुम्हारी होगी, तुम्हारे झूठे व्यक्तित्व की होगी। कंठ भर आता है। अच्छा भी रहेगा, जो भयानक चित्र तुम्हारे भीतर है वह ऑयल पेंटिंग बनकर तुम्हारे गले में अटका करेगी, अच्छी पहचान रहेगी। प्रभा शून्य में देखती खड़ी रह जाती है। भीतर में से चंदू का प्रवेश। चंदू बहुरानी बहुरानी, और प्रभा शून्य में देखती है। शून्य में देखने का मतलब है आँख तो खुला है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, कुछ और सोच रही है। कभी कभी इंसान ऐसा होता है, ऐसी स्थिति में आ जाता है। तो चंदू अंदर से बाहर से प्रवेश करता है, बहुरानी बहुरानी कहते हुए। प्रभा आए, क्या कहा? बहुरानी? नहीं, सुनो चंदू, तुम्हारे साहब कहाँ गए? अब इसका रूप बदल जाता है, गुस्से में है। और ये थोड़ा स्वतंत्र मिजाज की लड़की है, ये दब के रहने वाली नहीं है। कहता है क्या बोले? बहुरानी? बहुरानी अब से मत बोलोगे। बहुरानी मैं नहीं हूँ, मैं इस घर की कोई नहीं हूँ। कहाँ है तुम्हारे साहब? पूछती है कहाँ गए? चंदू कहता है क्लब में कोई बहुत ज़रूरी काम था, अभी आ रहे हैं। प्रभा कहती है या लो चित्र, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी यहाँ से। चंदू कहता है बहुरानी? प्रभा कहती है नहीं, कुछ नहीं, तुम भीतर जाओ चंदू, मैं चली जाऊँ तो भीतर से दरवाज़ा बंद कर लेना। यह क्या करते हो? जाओ अंदर। तब तक पैर छूने को होता है, बोलता है यह क्या करते हो? जाओ अंदर। नहीं, कुछ नहीं, मैं इस घर के कुछ नहीं हूँ। चंदू भीतर दरवाजे से चिपक कर खड़ा रहता है। सहसा बाहर से घंटी बजती है, जैसे कोई सुनने वाला नहीं है। प्रभा दहलीज में रुक गई है। कुछ क्षणों बाद अनूप के मेहमान मुनि का प्रवेश। फिर से वो टपक पड़ता है। अभी अनूप तो है नहीं, वो गया हुआ है ऑफिस कुछ काम से, और वो घूम के वापस आया चूँकि उसकी गाड़ी फिर से छूट गई है। घर जा रहा था मुनि, तो फिर से वापस आया यहाँ पे। और प्रभा अभी निकली नहीं है, यहीं पर है। असल में वो बंदूक है उसके हाथ में, वो बंदूक रखी हुई थी। रईस बाप की बेटी थी तो बंदूक होगा उसके पास, घर से ले आई होगी, तो वो था। तो चिट्ठी तो ये
जो माँ की ऑयल पेंटिंग है उसको तो छोड़ दी, तो अपना बंदूक लेने गई, बंदूक लेकर रखेगी साथ में। प्रवेश करती है, मेहमान का प्रवेश होता है। चंदू कहता है आवेश में, फिर आ गए तुम, क्यों आए, अब क्या है यहाँ? क्योंकि सारा मामला चंदू समझ रहा है कि इसी ने बिगाड़ा है, और बात भी सही है। चिट्ठी हजारीलाल का आया था वहाँ तक तो बहुत कम था, लेकिन ये जो बता दिया, और इसके वजह से जब से आया है तब से देखा है चंदू की इस घर में, तब से मनहूसियत फैल गया है, तब से मतभेद हो गया है लोगों में। तो इसको खलनायक के रूप में मान रहा है, तो इसको देखते ही उसको गुस्सा फूट पड़ा चंदू का। फिर आ गया, क्या है अब की, क्या है? उस पर गुस्से से बात कर रहा है उससे। मुनि कहता है अरे रे अरे, अकल मारी गई है क्या मेरी? पता है गाड़ी छूट गई, रिक्शा लाने में तूने ही देरी की थी, रिक्शा लाने में तुम देरी की थी, इसके वजह से मेरी गाड़ी छूट गई। डांटता है इसको, चंदू को। प्रभा सहसा दौड़कर भीतर जाती है। मुनि, प्रणाम भाभी जी, एक गिलास पानी लाओ चंदू। मुनि कह रहा है साहब अंदर हैं क्या? पुकारने लगता है अनूप, ओ अनूप। चंदू कहता है कोई नहीं है यहाँ, तुम जाओ यहाँ से। प्रभा कठोर भाव से एकाएक प्रविष्ट हो, शोर मत करो, उसी तरह फुसफुसा कर बातें करो। प्रभा गुस्से में है, बोल रही है उससे, मुनि से, शोर मत करो, उसी तरह फुसफुसा कर बातें करो। किस तरह? जिस तरह से फुसफुसा कर अनूप से बात कर रहा था, मेरी जो बुराई बता रहा था, मेरे प्रति, मेरे खिलाफ जो बातें कर रहा था, षड्यंत्र रच रहा था, मेरे जो पिछली कहानी तुम बता रहा था और उसको एक तस्वीर थमा दिया है, जो उल्टी सीधी बातें उसके कानों में भर दिया है, उसी तरह से तुम बात करो, चिल्लाओ मत, गुस्से में है। उसी तरह फुसफुसाकर बातें करो जैसे पिछले दिनों इस कमरे में अनूप संग कर रहे थे। मुनि डर से चीख पड़ता है भाभी यह पिस्टल, नहीं नहीं, उसके हाथ में पिस्टल देख लेता है, इसलिए डर जाता है, घबरा जाता है मुनि कि मुझे मार देगी, चूँकि उसके बारे में वो उल्टी सीधे बातें की हुई है। प्रभा कहती है डर गए, लो मैं पिस्टल छिपा लेती हूँ, अब बोलो तुम दोस्त हो अनूप के? मुनि बोलता है भाभी। प्रभा खबरदार, जो फिर भाभी कहा मुझे, मैं हजारीलाल के संग भागी हुई एक लड़की हूँ, जब मैं इंटरमीडिएट में थी, बोलो ठीक है ना? पूछ रही है। मुनि कहता है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, सब अनूप का वहम है, मैंने तो बोल रहा है सब अनूप का वहम है, मैंने कुछ नहीं कहा है उससे, सब तो मैंने तो कुछ और कहना चाहता है। तब तक बोलती है प्रभा वह चित्र भी तुमने नहीं दिया, क्यों, ठीक है ना? मुनि कहती कैसा चित्र? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं दिया। प्रभा कहती झूठे बुजदिल, भागने की जरा भी कोशिश की तो अब ठोक ही देंगे। गुस्से में है। मुनि कहता है मुझे माफ़ करो, मैं मेहमान हूँ। अब मेहमान होने का एक ढोंग रच रहा है कि मेहमान को तो इज्जत किया जाता है, आप तो गोली मारने की बात कर रही, कैसी आदमी है आप? बहाना बना रहा है, मैं तो मेहमान हूँ, सचमुच में मेहमान है, लेकिन मेहमान जैसा रहोगे तब ना, घर फोड़ दिए हो। मैं चला जाता हूँ, मेरी गाड़ी छूट गई, नहीं तो आगे कहना चाहता है कि मैं आता भी नहीं, गाड़ी छूट गई इसलिए वापस आया हूँ। प्रभा कहती है तुम्हारी हमेशा गाड़ी छूट जाती है। मुनि कहता है क्षमा, मैं मेहमान हूँ। प्रभा और मैं? मुनि आप महान हैं, अनूप को आपने अनूप बनाया, नहीं तो उसे, अब यहाँ इसकी तारीफ़ करने लगा, वहाँ तो अनूप की तारीफ़ कर रहा था कि तुम तो प्रभा के हाथ थाम लिए, जो प्रभा जो इस टाइप की लड़की थी, एक तरह से तुम उसका भला किया, नहीं तो पता नहीं अभी किस जगह होती वो। अब यहाँ इसकी तारीफ़ कर रहा है कि आप मेहमान हो, आप महान हो, आपने तो अनूप को सहारा दिया एक तरह से। अजीब आदमी है। आप महान हैं, अनूप को आपने अनूप बनाया, नहीं तो उसे। प्रभा कहती है तो तुम इसी तरह बोलते जाओगे, चुप नहीं रहोगे, बोलना बोलना बोलना,
गुस्से में हो जाती है। पिस्टल सामने तान लेती है। मुनि डर से कांपने लगता है। सहसा अनूप का प्रवेश। तब तक अनूप वापस आ जाता है दफ्तर से। अनूप, आए, यह क्या? वो घबरा जाता है वो भी देख के ये दृश्य। उसके हाथ में पिस्टल टना है। मुनि जो है वो विनती कर रहा है। मुनि अनूप से लिपट जाता है और मुनि फिर अनूप से लिपट जाता है। मुनि कहता है, बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो। अनूप कहता है, प्रभा प्रभा, ऐसा ना करो, मुझे दो पिस्टल, क्षमा कर दो सब, मुझे दो पिस्टल, लो मुझे मार दो। बोल रहा है, छोड़ो इसको मत मारो, मुझे मारो। ये अपने आगे हो जाता है, मारना चाह रही हो ना, मुझे मारो। प्रभा, छूना नहीं मुझे, खबरदार। एक ही संग प्रेम, दया और झूठ, मुझे मुक्ति देने आए हो, एक दया और। अनूप कहता है, पिस्टल मुझे दो प्रभा, मैं दया की भीख मांगता हूँ तुमसे। प्रभा कहती है, वह स्वभाव है तुम्हारा, तुम्हारे रक्त में कहीं ना कहीं वह भिखारी जरूर बैठा है जो नहीं कुछ नहीं। असल में ये कहना चाहती है, वही भिखारी तुम्हारे अंदर बैठा है जिससे तुम डरते हो, जिससे तुम नफरत करते हो। तुम भी तो अभी भीख ही मांग रहे हो, अपनी प्राण की रक्षा के लिए भीख मांग रहे हो। क्षमा करो क्षमा करो, गुस्से में बोल देती है। फिर बोलती है, कुछ नहीं, गलती से निकल गया गुस्से में। कांपने सी लगती है, पिस्टल हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। कुछ नहीं बोलती रहती है। मुड़कर धीरे से बाहर निकल जाती है और मुड़कर निकल जाती है, घर छोड़ देती है। और यहीं पर्दा गिरता है और एकांकी समाप्त होता है। तो यह है एकांकी, काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। आशा करता हूँ एकांकी आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।